नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आपके अपने YouTube चैनल बायोलॉजी स्टडी पर एक बार पुनः स्वागत है। आज हम आपके सामने मध्य प्रदेश वर्ग 3 का ओल्ड पेपर, जो पुराना पेपर है, आज से 8 साल पहले परीक्षा जो हुई थी उसका पेपर लेकर आए हैं। इसमें हम पर्यावरण, जो प्राइमरी में जो पर्यावरण पोर्शन होता है उसका हम व्याख्या सहित यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो पर्यावरण में पहला जो 121 नंबर का क्वेश्चन है वो है, वायुदाब नापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है बैरोमीटर, दूसरा है थर्मामीटर, तीसरा है सिस्मोग्राफ और चौथा है हाइग्रोमीटर। तो आप लोग स्वयं भी इसका आंसर लगा सकते हैं। वायुदाब नापने वाला जो यंत्र है वो है बैरोमीटर। मतलब वायुदाब का मापन किस यंत्र के द्वारा होता है? बैरोमीटर के द्वारा। और थर्मामीटर के द्वारा किसका मापन होता है? तापमान का मापन होता है। सिस्मोग्राफ जो है भूकंप नापने के लिए उपयोग किया जाता है। हाइग्रोमीटर क्या है? तो आर्द्रता मापने में इसका उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, बीटी कपास है एक संकर पौधा, एक ट्रांसजेनिक पौधा, एक प्राकृतिक पौधा या एक औषधीय पौधा। तो इन 4 में से कोई एक विकल्प सही रहेगा। बीटी कपास एक ट्रांसजेनिक पौधा है। क्या है? ट्रांसजेनिक पौधा। ट्रांसजेनिक पौधा किसे कहते हैं? तो बीटी का अर्थ होता है, एक जीवाणु है बैसिलस थ्यूरेंजिएंसिस। इस जीवाणु को कपास में प्रवेश कराया गया है, जिससे कपास का जो पौधा है वो रोग प्रतिरोधी और अधिक उत्पादन क्षमता वाला बन जाता है। ऐसे पौधे में, जो ट्रांसजेनिक पौधे होते हैं, उनमें कीट वगैरह नहीं लग पाते हैं, अतः उत्पादन क्षमता बढ़ जाती है। अगला जो प्रश्न है, कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है? ऑप्शन दिए गए हैं SO2, दूसरा है H2S, तीसरा है HCl और चौथा है N2 नाइट्रोजन। तो इनमें से कौन सी जो वायुमंडलीय प्रदूषक है वो अम्लीय वर्षा का कारक है? तो इन 4 में से जो SO2 रहेगी वो अम्लीय वर्षा का कारण है। जो SO2 होती है वो जल के साथ क्रिया करके, SO2 जो है वो जल के साथ क्रिया करके सल्फ्यूरस अम्ल बनाती है और सल्फ्यूरस अम्ल वर्षा के साथ पृथ्वी पर आता है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिक तंत्र है? तो इसमें सबसे ज्यादा जो उत्पादन होता है वो है उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन। ठीक है। अगला जो प्रश्न रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन आम पकाने में प्रयोग होता है? तो ऑप्शन दिए गए हैं कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बाइड और कैल्शियम क्लोराइड। तो इनमें से जो कैल्शियम कार्बाइड होता है, कैल्शियम कार्बाइड CaC2, कैल्शियम कार्बाइड, ये फलों को पकाने में सहायक होता है या इसका प्रयोग फलों में पकाने के लिए होता है। अगला जो प्रश्न है, कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से फैलती है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एड्स, टाइफाइड, एनीमिया और टेटेनस। तो इन 4 में से जो दूषित जल से फैलता है, दूषित जल के पीने से जो बीमारी फैलती है वो है टाइफाइड। इसको मियादी बुखार भी कहते हैं और इस रोग में आंत सबसे अधिक प्रभावित होती है।
एड्स जो है वो HIV वायरस से फैलता है। एनीमिया जो है, एनीमिया में खून की कमी होती है। और टिटेनस जो है वो साल्मोनेला टिटेनी, मतलब ये जो जंग लगी हुई वस्तुएं हैं जैसे लोहे की कील है, कांच है, इनके लगने से टिटेनस रोग होता है। टाइफाइड जो रोग होता है ये दूषित जल के फैलने से होता है और इसका जो जिम्मेदार कारक है वो जीवाणु होता है। साल्मोनेला टाइफी नामक जो जीवाणु हैं उससे टाइफाइड रोग फैलता है, टाइफाइड रोग होता है। और टाइफाइड रोग को होने में जो मक्खियां हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, नहीं पर ज्यादा आपको ध्यान देना है। नहीं है मतलब इनमें से 3 हैं और एक जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो ध्यान रखेंगे, नहीं है पूछा गया है तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और CH4 मेथेन, ये जो 3 हैं ये ग्रीन हाउस गैसें होती हैं, अर्थात कार्बन मोनोऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अगला जो प्रश्न है, इनमें से कौन द्विबीजपत्री पौधा है। तो द्विबीजपत्री जिसमें 2 बीजपत्र पाए जाते हैं, तो यहां पर ऑप्शन दिए गए हैं बांस, केला, गन्ना, सरसों। तो यहां पर ध्यान देंगे, जो बांस है, केला है और सरसों है, ये तीनों ही एक बीजपत्री पौधा है। इनमें केवल एक ही बीजपत्र पाया जाता है, लेकिन जो सरसों हैं ये द्विबीजपत्री पौधा होता है क्योंकि इसमें 2 बीजपत्र पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है। जल का अधिग्रहण, तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं जाइलम, फ्लोएम, कैम्बियम और पेलिसेड। तो इनमें से जो जाइलम है इसके द्वारा जल का अधिग्रहण होता है, मतलब जल को ग्रहण किया जाता है, पौधों में एक भाग से दूसरे भाग में पहुंचाया जाता है। फ्लोएम के द्वारा क्या होता है, फ्लोएम के द्वारा भोज्य पदार्थों का संवहन होता है। कैम्बियम क्या है, जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम पाया जाता है। कैम्बियम क्या काम करता है, तो कैम्बियम के द्वारा ही द्वितीयक वृद्धि होती है, अर्थात जो पौधा मोटाई में बढ़ता है वो कैम्बियम की सक्रियता के कारण बढ़ता है। पेलिसेड क्या है, तो पेलिसेड जो है वो पत्तियों में पाई जाने वाली कोशिकाओं को, लंबी कोशिकाओं को पेलिसेड कहते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा प्रथम साहित्य स्रोत है। तो प्रथम जो साहित्य स्रोत है वो है ऋग्वेद। ऐसा आता है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। तो यहां पर प्रथम जो है वो ऋग्वेद आएगा। अगला जो प्रश्न है, वायुमंडल में 99% भाग पर किन 2 गैसों का विस्तार है। 99% भाग पर, तो वायुमंडल में जो सबसे ज्यादा गैस होती है वो होती है नाइट्रोजन 78% और दूसरे नंबर पर होती है 21% ऑक्सीजन, अर्थात नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर के 99% भाग बनाती हैं। इसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला जो प्रश्न है पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य क्या है। तो पर्यावरणीय अध्ययन में ऑप्शन दिए गए हैं बच्चों की ऊर्जा को विकसित करना, छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव, तीसरा है समाजीकरण को बढ़ावा देना और चौथा है टीम भावना बढ़ाना। तो इन 4 ऑप्शन में से पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण, मतलब बच्चों को ले जाया जाता है भ्रमण करने के लिए, तो उनका क्या है, तो इसका आंसर होगा छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव, क्योंकि जो छात्र होते हैं वो प्रत्यक्ष देखकर ज्यादा सीखते हैं, तो शैक्षणिक भ्रमण का ये महत्वपूर्ण कारण होता है। अगला प्रश्न है कारकीय रूप से शुष्क मिट्टी की क्या विशेषता है। इसको कैसे पहचानेंगे, तो कायकीय माने फिजियोलॉजिकल रूप से जो
मिट्टी है उसमें अधिक जल होगा, मिट्टी में अधिक जल होना। दूसरा है पौधों को प्रकाश पर्याप्त नहीं मिलता। तीसरा है मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक होगी। और चौथा है मिट्टी कठोर होगी। तो जो शुष्क मिट्टी होती है वो क्या होगी? कठोर होगी। अगला है सतत और व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? पहला है शिक्षार्थियों ने कितना नहीं सीखा जानने के लिए। दूसरा है शिक्षार्थी की प्रगति निरंतर ना बनाए रखने के लिए। तीसरा है निरंतर मूल्यांकन होते रहने से शिक्षार्थियों में परीक्षा का अनावश्यक भय नहीं होता है। और चौथा है परीक्षा प्रणाली को महत्व देने हेतु। तो सतत माने लगातार, व्यापक मूल्यांकन से क्या होगा? निरंतर मूल्यांकन होते रहने से जो परीक्षार्थी हैं वो परीक्षा का अनावश्यक भय नहीं होता है। अगला जो प्रश्न है, चरने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं? पहला है बीज प्रकीर्णन द्वारा, दूसरा है परपरागण द्वारा, तीसरा है चुनकर चरना और चौथा है रोग फैलाकर। तो चरने वाले जो पशु हैं वनस्पति को कैसे बदलते हैं? तो ये क्या काम करते हैं? बीजों का प्रकीर्णन करते हैं। क्या करते हैं? बीजों का प्रकीर्णन कर देते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है? मतलब जिससे अस्थियां मजबूत बनती हैं। पहला ऑप्शन है पोटेशियम एवं विटामिन के, दूसरा है कैल्शियम एवं विटामिन ई, तीसरा है कैल्शियम एवं विटामिन सी, चौथा है कैल्शियम एवं विटामिन डी। तो जो स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है वो है कैल्शियम एवं विटामिन डी। तो कैल्शियम एवं विटामिन डी इसके लिए महत्वपूर्ण होता है, अस्थियों के लिए महत्वपूर्ण होता है। अगला है, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? पहला है माउंट केटू, दूसरा है माउंट एवरेस्ट, तीसरा है माउंट कंचनजंगा, चौथा है माउंट धौलागिरी। तो इसमें भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पूछी गई है। वैसे तो सबसे ऊंची चोटी हिमालय की कौन होती है? माउंट एवरेस्ट, लेकिन वो चूंकि नेपाल में है इसलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा माउंट कंचनजंगा। माउंट कंचनजंगा ये भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है। अगला जो प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि आधारित है विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, शिक्षण के समाज शास्त्रीय सिद्धांत पर, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांत पर, शिक्षण विधि के सिद्धांत पर। तो जो खेल विधि है विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। इसके बाद अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है, वायुमंडल की सबसे निचली परत का क्या नाम है? तो सबसे निचली परत बतानी है, सबसे निचली परत का क्या नाम है? तो सबसे जो पृथ्वी के सबसे जो निकट होती है वो होता है क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फियर। ठीक है, पृथ्वी के सबसे निकट। इसके बाद जो दूसरा आता है क्षोभ मंडल के बाद वो आता है समताप मंडल, और समताप मंडल में ही क्या होता है? ओजोन मंडल, और ओजोन मंडल के बाद जो होता है वो होता है आयन मंडल। तो सबसे निकट कौन सी होगी? क्षोभ मंडल। अगला प्रश्न 140, विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का क्या नाम है? तो विटामिन सी ऑप्शन दिए गए हैं, स्कर्वी, बेरी, रतौंधी, थकान। तो इसमें विटामिन सी से स्कर्वी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, विटामिन बी की कमी से बेरी, और विटामिन ए की कमी से रतौंधी, और जो थकान है वो ब्लड प्रेशर के कारण होती है। तो ये ऑप्शन होगा विटामिन सी की कमी से। अगला है, भारत की प्रथम महिला आईपीएस अफसर कौन है? तो ऑप्शन दिए गए हैं, प्रतिभा पाटिल, पद्मजा नायडू, किरण बेदी, हंसा मेहता। तो इनमें से बताना है प्रथम महिला आईपीएस अफसर कौन है? तो वो हैं
किरण बेदी प्रथम आईपीएस अफसर, और जो प्रतिभा पाटिल हैं ये प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। इसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, असम का प्रसिद्ध एक सींग वाले गेंडे वाला वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? असम का प्रसिद्ध, तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है मानस, दूसरा है काजीरंगा, तीसरा है गिर जंगल और चौथा है कान्हा किसली। तो इसमें जो एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है वो है काजीरंगा, और मानस भी असम में ही है, लेकिन ये बाघ और हाथी के लिए प्रसिद्ध है, जबकि काजीरंगा जो है, काजीरंगा और मानस दोनों ही असम में हैं, और गिर जो है वो गुजरात में स्थित है, कान्हा किसली जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण है? तो आग्नेय चट्टान का उदाहरण बताना है इसमें, तो ऑप्शन दिए गए हैं बेसाल्ट, दूसरा है चूना पत्थर, तीसरा है स्लेट और चौथा है ग्रेफाइट। तो जो आग्नेय 3 प्रकार की चट्टानें होती हैं, आग्नेय चट्टानें, अवसादी चट्टानें, और तीसरी जो होती हैं वो होती हैं कायांतरित चट्टानें। तो जो आग्नेय चट्टानें हैं वो कैसे बनती हैं? आग्नेय चट्टानें जो हैं वो भूमि से लावा के बाहर ज्वालामुखी के फटने से लावा बाहर निकलता है, और उन लावा के ठंडे होने से आग्नेय चट्टान बनती है। आग्नेय चट्टान का इसमें जो उदाहरण है वो है बेसाल्ट, ठीक है। दूसरी जो अवसादी चट्टानें होती हैं, परतदार चट्टानें होती हैं, वो मिट्टी है, खनिज पदार्थ हैं, इनसे बनती हैं। तो पृथ्वी पर जो अधिकांश चट्टानें हैं वो अवसादी चट्टानें ही होती हैं। इसमें चूना पत्थर है, ये जो चूना पत्थर है ये अवसादी चट्टान के अंतर्गत आती है। कायांतरित चट्टानें, जब आग्नेय चट्टानें और अवसादी चट्टानें अपना रूप परिवर्तित कर लेती हैं तब वो कायांतरित चट्टानें कहलाती हैं। इसमें स्लेट और ग्रेफाइट ये कायांतरित चट्टानों के अंतर्गत आती हैं। तो अगला प्रश्न है, पृथ्वी के वातावरण की किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है? पहला है ट्रोपोस्फियर मतलब क्षोभ मंडल, दूसरा है स्ट्रेटोस्फियर माने समताप मंडल, तीसरा है मीसोस्फियर मतलब मध्य मंडल, और चौथा है आयनोस्फियर मतलब आयन मंडल। तो जो ओजोन परत है वो किस में पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फियर में पाई जाती है। सिख धर्म के संस्थापक निम्न में से कौन हैं? सिख धर्म के संस्थापक निम्न में से कौन हैं? तो नंबर 1 है गुरु तेज बहादुर, दूसरा है गुरु गोविंद सिंह, तीसरा है गुरु अर्जन देव और चौथा है गुरु नानक। तो जो सिख धर्म के संस्थापक हैं वो हैं गुरु नानक। इनके ये चारों जो 10 सिख धर्म के जो 10 गुरु थे उनमें से 4 गुरु दिए गए हैं। इसमें प्रथम है गुरु नानक और जो अंतिम है वो हैं गुरु गोविंद सिंह। अगला जो प्रश्न है, भूकंप की तीव्रता नापने वाले यंत्र का नाम बताएं। तो इसमें दिया गया है फिजियोग्राफ, सिस्मोग्राफ, कार्डियोग्राफ और बैरोग्राफ। तो भूकंप की जो तीव्रता है वो मापते हैं किसके द्वारा? सिस्मोग्राफ के द्वारा। फिजियोग्राफ से क्या मापते हैं? तो फिजियोग्राफ से इसमें ईसीजी जो है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, उसमें इसका उपयोग किया जाता है। कार्डियोग्राफ से क्या मापते हैं? तो हार्ट रेट जो हृदय धड़कन है वो कार्डियोग्राफ से मापी जाती है। और बैरोग्राफ से क्या मापते हैं? तो जो वायुमंडलीय दाब है उसको ग्राफ पर बैरोग्राफ पर प्रदर्शित किया जाता है। इसके बाद अगला जो है, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन किस दिन होता है? दक्षिणी गोलार्ध का, वैसे हमारी जो पृथ्वी है वो गोल होती है और ये अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है, जिसके कारण कहीं सूर्य की किरणें तेज और कहीं पर धीमी पड़ती हैं। इस कारण यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं 21 मार्च, 21 जून, 23 सितंबर, 22 दिसंबर। इसमें जो
दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन है वो होता है 22 दिसंबर। और ये जो 21 जून है इसमें उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन होता है 21 जून और दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन होता है 22 दिसंबर। जबकि 21 मार्च और 23 सितंबर को दक्षिणी और उत्तरी गोलार्ध में दिन और रात समान होते हैं। अगला जो प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम है। तो सत्यार्थ प्रकाश ऑप्शन दिए गए हैं स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, राजा राममोहन राय, मदन मोहन मालवीय। तो इनमें से सत्यार्थ प्रकाश के जो लेखक हैं वो हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। इसके बाद अगला है, बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है। बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है। पहला दिया गया है राजस्थान, दूसरा दिया गया है तमिलनाडु, तीसरा दिया गया है असम और चौथा दिया गया है उत्तर प्रदेश। तो जो बिहू है वो है असम का। असम का लोक नृत्य क्या होता है, बिहू। और राजस्थान का क्या होता है, तो राजस्थान का होता है, राजस्थान का आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे राजस्थान में क्या होता है। और तमिलनाडु में क्या होता है, तमिलनाडु में पिंगू होता है। उत्तर प्रदेश में क्या होता है, तो रासलीला है, नौटंकी है। ये उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य हैं। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को कहा जाता है। खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को कहा जाता है। तो खाद्य चक्र, खाद्य अभिक्रिया, खाद्य जाल और बायोमास का पिरामिड। तो खाद्य श्रृंखला माने जो भोजन श्रृंखला है वे आपस में मिलकर क्या बनाती हैं, तो वो खाद्य जाल का निर्माण करती हैं। इस प्रकार ये पर्यावरण के जो 150 क्वेश्चन हैं ये हमने पूरे करवाए हुए हैं। आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप उसे लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। और आप हमारे चैनल को पसंद करते हैं तो अपने दोस्तों में शेयर करें। बेल आइकन पर प्रेस जरूर करें जिससे आने वाली जो नोटिफिकेशन है वो आपको प्राप्त हो जाए। नमस्कार, धन्यवाद।